उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। कर्नल नौशाद ने तफसील से बात करते हुए कहा, लेकिन वो किस तरह मुतमईन होंगे ये बात मेरी समझ में नहीं आई। डॉक्टर यूनुस ने कहा, इसके लिए एक और ड्रामा खेलने का फैसला किया गया है। इस ड्रामे के तहत मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक एजेंट आपकी जगह लेगा और जाली फार्मूले के कागजात तैयार करा के उसे दे दिए जाएंगे। इसके बाद वो सूरतें सामने आएंगी, या तो हमारा एजेंट उन्हें हलाक कर देगा या फिर उससे वो जाली फार्मूला छीन कर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये बात हतमी तौर पर तयशुदा समझी गई कि पाकिस्तान को आपके फार्मूले से दिलचस्पी है और ना आपसे। इस तरह वो मुतमईन हो जाएंगे। उसके बाद आपको खुफिया तौर पर वापस लेबॉर्ट्री पहुंचा दिया जाएगा और आप इस हथियार में काम शुरू कर देंगे। कर्नल नौशाद ने कहा, ठीक है, अब तो मैं आप लोगों के रहमो करम पर हूँ, जिस तरह आप चाहेंगे वैसा ही होगा। डॉक्टर यूनुस ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं डॉक्टर खान, हमें आपकी और आपके फार्मूले की सलामती अजीज है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तानी एजेंट आपको हलाक करके फार्मूला ले उड़े। कर्नल नौशाद ने जवाब देते हुए कहा, फिर ये सब सेटअप कब होगा? डॉक्टर यूनुस ने कहा, आज ही आप अपने कागजात समेत तैयार रहें। मैं खुद खसूसी हेलीकॉप्टर रात को लेबॉर्ट्री पहुंचाऊंगा और आपको अपने हमरा ले जाऊंगा और अपना एजेंट आपकी जगह छोड़ जाऊंगा। कर्नल नौशाद ने कहा, ओके ठीक है। डॉक्टर यूनुस ने जवाब दिया और उसके साथ ही दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म हो गया। तो उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन 20 के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके फ़ोन को डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट। राब्ता कायम होती ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, मैं डॉक्टर MY खान बोल रहा हूँ, अपलैंड से। मैंने फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करनी है। डॉक्टर यूनुस ने कहा, यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी और डॉक्टर यूनुस पहचान गया, यह आवाज़ काफरिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की है। सर, मैं डॉक्टर MY खान बोल रहा हूँ, अपलैंड एस लेबॉर्ट्री से। डॉक्टर यूनुस ने कहा, यस डॉक्टर, फरमाइए। दूसरी तरफ से नरम लहजे में कहा गया, अभी अभी मेरे पास कर्नल नौशाद साहब की कॉल आई है, जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के शोबाए साइंस लेबॉर्ट्री के इंचार्ज हैं। डॉक्टर यूनुस ने कहा है, क्या कहा है उन्होंने? कोई खास बात? वजीर आजम ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा तो डॉक्टर यूनुस ने पूरी तफसील बयान कर दी। ओह, ये तो इंतहाई अहम बात है, मगर मेरे नोटिस में तो अभी तक नहीं लाई गई। मैं मालूम करता हूँ क्या ये सब कुछ वाकई ही दुरुस्त है, फिर मैं आपको खुद फ़ोन कर लूँगा। वजीर आजम ने जवाब देते हुए कहा, थैंक यू सर। डॉक्टर यूनुस ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही उसने सामने पड़ी हुई फाइल बंद की और उसे मेज़ के दराज खोलकर अंदर रख दिया। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात नुमाया थे। इस लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये लेबॉर्ट्री का सिक्योरिटी इंचार्ज दिलीप सिंह था। उसका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से था और चूंकि ये तकरीबन डॉक्टर यूनुस का हम उम्र था, इसलिए इन दोनों के दरमियान काफ़ी गहरे दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो गए थे। क्या बात है डॉक्टर खान, तुम परेशान नजर आ रहे हो? दिलीप सिंह ने कमरे में दाखिल होते ही डॉक्टर यूनुस से मुखातिब होकर कहा, मेरे दिल में जो खटका मुद्दत से मौजूद था, आज वो पूरा हो गया है। डॉक्टर यूनुस ने जवाब दिया तो दिलीप सिंह बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, कैसा खटका? दिलीप सिंह ने मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो डॉक्टर यूनुस ने नौशाद से फ़ोन पर होने वाली सारी गुफ्तगू दोहरा दी। ओह, लेकिन तुम्हारी मौत का ड्रामा तो इंतहाई मुकम्मल था। फिर उन्हें कैसे इस बात का इल्म हो गया कि तुम जिंदा भी हो और यहाँ भी पहुँच चुके हो? दिलीप सिंह ने हैरान होते हुए कहा, अब मुझे क्या मालूम कि उन्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे शुरू से ही खटका था कि अगर पाकिस्तान हुकूमत को ये बात मालूम हो गई कि मैंने पाकिस्तान से गद्दारी की है तो वो मुझे मार डालेंगे। और अब देखो वो यहाँ तक पहुँच गए, और इस बात की क्या गारंटी है कि वो इस जगह तक ना पहुँच सकेंगे जहाँ मुझे छुपाया जाएगा? डॉक्टर यूनुस ने कहा, तुम फिक्र मत करो डॉक्टर खान, कर्नल नौशाद इंतहाई सहीन आदमी है। उन्होंने लाजमन सारा प्लान सोच समझ कर ही किया होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, अगर तुम मेरे मशवरे पर अमल करो तो फायदे में रहोगे। दिलीप सिंह ने आगे की तरफ झुकते हुए बड़े पुरइसराह लहजे में कहा, क्या? डॉक्टर यूनुस ने चौंक कर पूछा। तुम कर्नल नौशाद को इस बात पर कायल कर लो कि वो तुम्हें काफरिस्तान में छुपाने की बजाय क्रीमिया भिजवा दें। तुम काफरिस्तान की निस्बत वहाँ ज़्यादा महफूज रहोगे और तुम्हारे दिन भी अच्छे गुजर जाएंगे। दिलीप सिंह ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या कर्नल नौशाद मेरी बात मान जाएगा? डॉक्टर यूनुस ने कहा, तुम्हारी अहमियत इस कदर सबसे ज़्यादा है। तुम्हारे इस फार्मूले पर हुकूमत अपलैंड और हुकूमत काफरिस्तान दोनों मिलकर अरबों डॉलर लगा रहे हैं। अगर तुम अकड़ जाओ तो उन्हें तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ मेरा भी ख्याल रखना,
तुम कह सकते हो कि दिलीप सिंह को तुम्हारे साथ बतौर बॉडी गार्ड भिजवा दिया जाए। इस तरह हम दोनों मिलकर वहाँ खूब ऐश करेंगे। मैं एक्रीमिया में 3 साल रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ ऐश के तमाम अड्डों से बखूबी वाकिफ हूँ। दिलीप सिंह ने एक आंख बंद करके मखसूस अंदाज में इशारा करते हुए कहा तो डॉक्टर यूनुस ने बेइख्तियार हंस पड़ा। यहाँ मुझे अपनी जान की फिक्र पड़ रही है और तुम्हें ऐश की सोच रही है। डॉक्टर यूनुस ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, अरे वहाँ तुम्हें या मुझे कौन जानता होगा। नया नाम, नया मेकअप, सरकारी सहूलियत, बस ऐश ही है ऐश। दिलीप सिंह ने जवाब देते हुए कहा और फिर उससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, टेलीफोन की घंटी बज उठी और डॉक्टर यूनुस ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डॉक्टर यूनुस ने कहा। प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉल। दूसरी तरफ से पीए की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, मैं डॉक्टर MY खान बोल रहा हूँ। डॉक्टर यूनुस ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा गया। मैंने तफसीली रिपोर्ट मंगवा ली है। आला मीटिंग में जो फैसला किया गया है वो वाकई ही दुरुस्त है। आप इत्मीनान से कर्नल नौशाद के साथ काफरिस्तान आ जाएं। यहाँ आपको खुफिया मकाम पर रखा जाएगा और आपकी मुकम्मल हिफाजत भी की जाएगी और आपको VIP सहूलियात दी जाएंगी। जब खतरा ख़त्म हो जाएगा तो तब आपको वापस लेबॉर्ट्री पहुंचा दिया जाएगा। मैंने इनके इस फैसले से इत्फाक नहीं किया कि वहां लेबॉर्ट्री में आपकी जगह मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई एजेंट ले और नकली फार्मूला तैयार किया जाए, क्योंकि जैसे ही ये फार्मूला पाकिस्तान साइंसदानों के पास पहुंचेगा तो उन्हें फ़ौरन इल्म हो जाएगा कि इनके साथ गेम खेली गई है और लामहाला वो दोबारा असल फार्मूले के पीछे दौड़ पड़ेंगे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि उन्हें डॉच देने के लिए एक बार फिर तुम्हारी मौत का ड्रामा रचाया जाए और हेलीकॉप्टर जिस पर तुम सवार हो उसे किसी पहाड़ी से टकरा दिया जाए और हुकूमती सतह पर ऐसी मीटिंग्स की जाए जिसपे ये जाहिर किया जाए कि आपकी मौत वाक़या हो चुकी है और इस तरह हुकूमत काफरिस्तान को बेपनाह नुकसान उठाना पड़ा है और इसके सबूत के तौर पर लेबॉर्ट्री में भी काम बंद कर दिया जाए। इस तरह ये बात कन्फर्म हो जाएगी और सब लोग मुतमईन हो जाएंगे। इसके बाद हम सूरत हाल देख कर मज़ीद इकदाम करेंगे। हो सकता है कि हम किसी दूसरी जगह नई लेबॉर्ट्री तामीर करें या उसी में दोबारा काम शुरू करें और ये भी हो सकता है कि हम आपके लिए अपलैंड के बजाय काफरिस्तान में ही लेबॉर्ट्री बना दें। वज़ीर आज़म ने कहा, वो तो जनाब जैसे आपकी मर्जी, आप मुख्तार हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे काफरिस्तान की किसी लेबॉर्ट्री में भिजवा दिया जाए ताकि मैं वहाँ फौरी तौर पर अपने काम का आगाज़ कर सकूँ। कोई ऐसी लेबॉर्ट्री जिसमें मेरे मतलब की मशीनरी मौजूद हो। अपलैंड में तो नई लेबॉर्ट्री बनानी पड़ी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफरिस्तान में तो ऐसी लेबॉर्ट्रियाँ मौजूद होंगी। डॉक्टर यूनुस ने कहा, मैंने पहले यही बात सोची थी, लेकिन ऐसी कोई लेबॉर्ट्री मौजूद नहीं है, इसलिए उसे खुफिया रखने के लिए हमने काफरिस्तान के बजाय अपलैंड में ही लेबॉर्ट्री बनाने का फैसला किया था। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में ये लेबॉर्ट्री भी खुफिया नहीं रह सकी, इसलिए इसका फैसला बाद में होता रहेगा कि हम आइंदा ये लेबॉर्ट्री अपलैंड में ही कायम की जाए या उसे अब काफरिस्तान में बनाया जाए। फौरी तौर पर हमें आपकी और आपके फार्मूले की हिफाजत मतलूब है। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, फिर सर ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक हालात नॉर्मल ना हो जाएं काफरिस्तान की बजाय एक्रीमिया में रहूं। मुझे यकीन है कि वहां किसी का ख्याल ना जाएगा। डॉक्टर यूनुस ने कहा, उसका फैसला भी बाद में कर लिया जाएगा, आप फिलहाल तैयारी करें। मैं कर्नल नौशाद के साथ काफरिस्तान आ जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा, यस सर। डॉक्टर यूनुस ने कहा, उसके साथ ही राब्ता ख़त्म कर दिया गया तो डॉक्टर यूनुस ने रिसीवर रखकर एक तवील सांस लिया। ना जाने कब तक मेरी मौत के ड्रामे खेले जाएंगे। डॉक्टर यूनुस ने कहा तो दिलीप सिंह बेइख्तियार हंस पड़ा। इस तरह तुम्हें अपनी अहमियत का एहसास होता होगा, दिलीप ने जवाब दिया तो डॉक्टर यूनुस बेइख्तियार हंस पड़ा। फौजी जीप खासी तेज रफ्तारी से सुनसान पहाड़ी इलाके में एक तंग सी सड़क पर दौड़ती हुई ऊपर की जाने बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर जो फौजी मौजूद था उसके कांधों पर कैप्टन के स्टार्स मौजूद थे और वो मकामी आदमी था, जबकि इसके साथ वाली सीट पर स्टार्क बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर ब्राउन रंग कॉस था, जबकि जीप की उकबी सीट पर किंग अकड़ा हुआ बैठा था। उसके जिस्म पर नीले रंग का 3 पीस सूट था। हम कितनी देर में लेबॉर्ट्री पहुंचेंगे कैप्टन? उकबी सीट वाले बैठे हुए किंग ने बड़े तहमकाना लहजे में कहा, अभी जनाब 1 घंटे का मजीद सफर बाकी है। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए कैप्टन ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया, और मजीद 1 घंटे का सफर क्या हम वहां हेलीकॉप्टर पर ना जा सकते थे? मेरी तो हड्डियां भी दर्द करने लग गई हैं, किंग ने कहा। हेलीकॉप्टर के एक हादसे के बाद यहाँ हेलीकॉप्टर की परवाज ममनू कर दी गई है जनाब, क्योंकि यहाँ ऐसी पहाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि नक्शे में भी मौजूद नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर अचानक इन नामालूम पहाड़ियों से टकरा जाते हैं। कैप्टन ने जवाब देते हुए कहा, ओह ये कैसे हो सकता है कि पहाड़ियाँ नक्शे में ना हो? ये तो इंतहाई अजीब सी बात है। इस बार स्टॉक ने कहा, जनाब ये पसपाना मुल्क है, आपकी मुल्क एक्रीमिया की तरह तो ना या तरक्की याफ्ता नहीं है। अब सुना है कि इस पूरे इलाके का दोबारा सर्वे किया जाएगा और यहाँ का नया और मुकम्मल नक्शा बना दिया जाएगा।
क्योंकि इस बार जिस हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ है उसमें एक इंतहाई मशहूर साइंटिस्ट हलाक हो गया है। ड्राइवर ने जवाब देते हुए कहा तो किंग और स्टार्क दोनों उसकी बात सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़े। कौन साइंसदान हलाक हुआ है? किंग ने हैरान होकर पूछा। इस लेबोरेटरी का कोई सीनियर साइंसदान था, डॉक्टर MY खान। वो हेलीकॉप्टर पर जा रहा था कि हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो गया। कैप्टन ने जवाब देते हुए कहा डॉक्टर MY खान। किंग ने बड़बड़ाते हुए कहा यस सर, यही नाम बताया गया था। ड्राइवर ने जवाब दिया ये तो पूरा नाम नहीं है, नाम का मुखफ़िफ है। असल और पूरा नाम क्या है? किंग ने बेचैन से लहजे में कहा मुझे नहीं मालूम, और ये बात भी मैंने अपने एक अफसर से सुनी है, क्योंकि उनकी मौत को ओपन नहीं किया गया। ना ही ये खबर अखबार में आई है और ना ही रेडियो पर नशर हुई है। सिर्फ इतनी खबर आई है कि मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और बस। ड्राइवर ने जवाब दिया और किंग ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। नाम से तो ये डॉक्टर मुसलमान लगता है। स्टार्क ने कहा जाहिर है जनाब, अपलैंड की लेबॉरेटरी में मुसलमान ही साइंसदान होंगे, गैर मुस्लिम तो होने से रहे। ड्राइवर ने जवाब दिया और स्टार्क ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद जीप एक पहाड़ी वादी के तंग दरे के सामने जाकर रुक गई। यहाँ से हमें आगे पैदल जाना होगा जनाब, ड्राइवर ने कहा। उसके साथ ही वो जीप से नीचे उतर गया। किंग और स्टार्क भी जीप से नीचे उतर आए। क्या ये जीप यहीं रहेगी? किंग ने पूछा। यस सर, यहाँ और किसी ने आना है, आपको भी स्पेशल परमिट मिलने की इजाज़त की वजह से आपको यहाँ लाया गया है, कैप्टन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और किंग ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो इस कैप्टन की रहनुमाई में इस तंग से दरे से गुजरकर जैसे ही आगे बढ़े, अचानक एक तरफ से चंद मुसल्ला फौजी नमूदार हुए और उन्होंने मशीन गनें उनके सीनों पर रख दी। शनाख्त कराओ। इनमें से एक ने, जो अपने कांधों पर मौजूद स्टार से कैप्टन दिखाई दे रहा था, इंतहाई सख्त लहजे में कहा कैप्टन आशिक, मिस्टर माइकल और मिस्टर साइमन, स्पेशल परमिट होल्डर्स। कैप्टन ने किंग का नाम माइकल और स्टार का नाम साइमन बताते हुए कहा कागजात दो हमें। इस कैप्टन ने कहा तो कैप्टन आशिक ने जेब से एक छोटा सा तयशुदा फाइल कवर निकाला और कैप्टन की तरफ बढ़ा दिया। आप यहीं रुकेंगे और ये सुन लें, अगर आपने जरा भी कोई गलत हरकत की तो नताइज के जिम्मेदार आप होंगे, इस कैप्टन ने कहा और फाइल को हाथ में पकड़े एक छोटी सी गार के दहाने की तरफ बढ़ गया। किंग, स्टार्क और कैप्टन आशिक तीनों चीज खामोश खड़े हुए थे। तकरीबन 15 मिनट बाद वो कैप्टन वापस आ गया, लेकिन अब उसके चेहरे पर नरमी के तासुरात नुमाया थे। कागजात दुरुस्त हैं और हमें आपकी आमद की इतला भी मिल चुकी है, लेकिन चेकिंग बहरहाल जरूरी थी। कैप्टन, अब आप जा सकते हैं। कैप्टन ने कागजात वापस किंग की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो किंग ने कागजात ले लिए, जबकि कैप्टन आशिक सल्यूट करके वापस मुड़ गया। जबकि किंग और स्टार्क इस कैप्टन की रहनुमाई में इस गार के दहाने की तरफ बढ़ गए। गार का दहाना एक लंबी सुरंग की तरह का था। फिर ये सुरंग मोड़ काटकर एक बड़े से तहखाने नुमा कमरे में जाकर खत्म हो गई। इस कमरे में दीवार के साथ एक काफी बड़ी मशीन नस्ब थी। आपकी चेकिंग होगी, फिर आप लेबॉरेटरी में दाखिल हो सकेंगे, कैप्टन ने कहा। उसके साथ ही उसने मशीन पर मौजूद कई बटन यके बाद दीगरे प्रेस कर दिए। मशीन में हल्की सी गूंज आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही एक दीवार पर सरर की आवाज के साथ एक खलासा पैदा हो गया। एक एक आदमी अंदर जाएगा और जब मैं ओके कहूंगा तो आपने वापस आ जाना है, इस कैप्टन ने किंग और स्टार्क से मुखातिब होकर कहा। पहले मैं जाता हूं, स्टार्क ने कहा और कदम बढ़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उन्हें ले आने वालों ने मशीन का एक बटन दबा दिया तो उस पर सब्ज रंग का बल्ब चल उठने लगा। ओके, इस कैप्टन ने कहा और दोबारा वही बटन प्रेस कर दिया। सब्ज बल्ब बुझ गया। उसी लम्हे स्टार्क बाहर आ गया। उसके बाद किंग अंदर दाखिल हुआ। ये एक छोटा सा कमरा था जिसकी छत पर एक चौकोर सा बना हुआ था। जैसे ही किंग इस कमरे में दाखिल हुआ, छत पर मौजूद इस चौखटे से तेज रोशनी निकलकर उसके जिस्म के गिर्द एक लम्हे के लिए फैली और फिर ऑफ हो गई। ओके, बाहर से इस कैप्टन की आवाज सुनाई दी और किंग मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। इस कैप्टन ने मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस किए तो वो खलाब बराबर हो गया और इसकी जगह सरर की आवाज के साथ मुकाबल दीवार में एक फौलादी दरवाजा नमूदार हो गया। ऐसा दरवाजा जिसे बैंक के लॉकर्स का होता है। उस पर एक फौलादी चक्कर भी लगा हुआ था। दरवाजे की साइड पर एक छोटा सा रिसीवर हुक के साथ लटका हुआ था। इस कैप्टन ने आगे बढ़कर हुक से वो रिसीवर उतारा और उसकी साइड पर लगा हुआ बटन प्रेस कर दिया। हेलो कैप्टन, प्रेमचंद बोल रहा हूँ, उसने कहा तो किंग और स्टार्क ने मानीखेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन वो खामोश रहे। यस कैप्टन, दिलीप सिंह अटेंडिंग यू। इस रिसीवर की एक साइड से दूसरी आवाज आई। स्पेशल परमिट होल्डर माइकल और साइमन तशरीफ ले आए हैं। कागजात भी ओके हैं और मेकअप भी चेक कर लिया गया है, कैप्टन प्रेमचंद ने मौतबाना लहजे में कहा। ओके, मैं दरवाजा खोलता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही कैप्टन प्रेमचंद ने रिसीवर का बटन ऑफ कर दिया।
और उसे हुक के साथ लटका दिया। दूसरे लम्हे दरवाजे पर लगा हुआ फौलादी चक्कर खुद ब खुद घूमना शुरू हो गया। कभी दाएं तरफ घूम जाता और कभी बाएं तरफ। थोड़ी देर बाद वो रुक गया और उसके साथ ही ये फौलादी दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। तशरीफ ले जाइए जनाब, कैप्टन प्रेमचंद ने कहा और किंग और स्टार्क दोनों आगे पीछे चलते हुए अंदर दाखिल हो गए। आगे भी एक तवील राहदारी थी। इस राहदारी की छत पर भी जगह जगह बल्ब नस्ब थे, क्योंकि वो जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाते बल्ब रोशन हो जाते और फिर उनके आगे बढ़ जाने के बाद बुझ जाते। तवील राहदारी का इख्तिताम एक बार फिर एक फौलादी दरवाजे पर हुआ, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अब दूसरी तरफ एक छोटा सा कमरा था जिसे दफ्तर के अंदाज में सजाया गया था। वहां एक नौजवान जिसके जिस्म पर फौजी यूनिफॉर्म थी और कांधों पर कैप्टन के स्टार्स मौजूद थे खड़े था। आइए जनाब, मेरा नाम कैप्टन दिलीप सिंह है और मैं स्पेशल लेबॉर्ट्री का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, इस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ा दिए। मेरा नाम माइकल है और ये मेरा असिस्टेंट है साइमन, किंग ने इसे मुसाफिया करते हुए कहा तो कैप्टन दिलीप सिंह ने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में उनसे मुसाफिया किया और फिर वो उन्हें साथ लेकर एक दरवाजे की तरफ बढ़ गए और इस दरवाजे से गुजरकर वो एक बड़े हाल में पहुंच गए जहां दीवारों के साथ मशीनरी नस्ब थी, लेकिन हर मशीन पर कवर चढ़ा हुआ नजर आ रहा था। और इस हाल में से गुजरते हुए एक दूसरे कमरे में दाखिल हुए तो ये कमरा भी दफ्तर के अंदाज में सजा हुआ था और एक बड़ी सी दफ्तरी मेज के पीछे एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था जिसके सर आधे से ज्यादा गंजा था। आंखों पर मोटे शीशों वाली ऐनक नजर आ रही थी। डॉक्टर राठौर लेबॉर्ट्री इंचार्ज और डॉक्टर राठौर ये जनाब माइकल और जनाब साइमन स्पेशल परमिट होल्डर। दिलीप सिंह ने अंदर दाखिल होते ही इस अधीर उम्र और किंग और स्टार्क को बैक वक्त तारुफ कराते हुए कहा तो डॉक्टर राठौर उठ खड़ा हुआ। खुशामदीद जनाब, डॉक्टर राठौर ने कहा और फिर उसने बारी बारी इन दोनों से मुसाफिया किया। तशरीफ रखें, डॉक्टर राठौर ने कहा और वो दोनों साइडों पर पड़े हुए सोफे पर बैठ गए। मुझे इजाजत ताकि मैं अपने सामने मशीनरी पैक कराऊं, कैप्टन दिलीप सिंह ने कहा तो किंग बेइख्तियार चौंक पड़ा। किस किस्म की मशीनरी? किंग ने हैरान होकर कहा। आप चाहे कैप्टन, मैं खुद वजाहत कर दूंगा। मशीनरी बेहद नाजुक है, जरा सी गफलत उसके खराब हो जाने का खदशा है, डॉक्टर राठौर ने कहा और कैप्टन दिलीप सिंह मुस्कुराता हुआ वापस मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। आपको यहाँ आने की जहमत ही उठानी पड़ी मिस्टर माइकल, क्योंकि लेबॉर्ट्री ऑफ कर दी गई है। यहाँ की मशीनरी पैक हो रही है। एक हफ्ते के अंदर अंदर हम ये लेबॉर्ट्री खाली कर देंगे। उसके बाद हुकूमत ने फैसला किया है यहाँ महकमा मौसमियात का सेंटर बना दिया जाए, डॉक्टर राठौर ने कहा तो किंग और स्टार्क दोनों बेइख्तियार उछल पड़े। क्यों? इसकी वजह हमें तो ऐसी कोई बात नहीं बताई गई। हमें तो खसूसी तौर पर एक्रीमिया से कॉल किया गया था ताकि हम यहाँ जहरीली गैसों के अखराज की मशीनरी को माहिराना अंदाज में एडजस्ट करा सकें, किंग ने कहा। जी हाँ, मुझे मालूम है कि हुकूमत ने एक्रीमिया से 2 माहिरीन तलब किए थे, उन्हें स्पेशल परमिट भी दिया गया था। सुबह मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल अहमद खान का फोन आया कि उनका कैप्टन आशिक दोनों माहिरीन को लेकर लेबॉर्ट्री पहुंच रहा है और अब आप तशरीफ ले आए हैं। मैंने इसलिए आपकी आमद को नहीं रोका कि मैं आपसे मिलना चाहता था ताकि आपसे इस मशीनरी की एडजस्टमेंट के सिलसिले में तफसीली हदायत ले सकूं, डॉक्टर राठौर ने कहा। लेकिन अब आप तो कह रहे हैं कि लेबॉर्ट्री ऑफ हो रही है और वो सिक्योरिटी इंचार्ज भी मशीनरी पैक करने की बात कर रहे हैं। ये सब क्या और क्यों हो रहा है? किंग ने कहा। असल बात यह है मिस्टर माइकल के लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर MY खान हेलीकॉप्टर के हादसे में अचानक हलाक हो गए हैं और ये लेबॉर्ट्री उनके फार्मूले पर काम करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब उससे कुदरत की सितम ज़रीफ़ी ही कही है कि जब लेबॉर्ट्री की तमाम मशीनरी नस्ब हो गई तो डॉक्टर खान माँ फार्मूले के ख़त्म हो गए। उसके बाद ये लेबॉर्ट्री और ये मशीनरी बेकार हो गई, इसलिए उसे ऑफ कर दिया गया है, डॉक्टर राठौर ने कहा। डॉक्टर MY खान वो कौन है? किंग ने कहा। बहुत बड़े साइंसदान थे, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, डॉक्टर राठौर ने जवाब दिया। पाकिस्तान का साइंसदान और यहाँ? किंग ने कहा। जी हाँ, उनकी खिदमात खसूसी तौर पर हासिल की गई थी, डॉक्टर राठौर ने जवाब दिया। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर शराब से भरे हुए 2 जाम मौजूद थे। उसने बड़े मौतबाना अंदाज में एक एक जाम किंग और स्टार्क के सामने रखा और ट्रे उठाकर वापस चला गया। डॉक्टर साहब का पूरा नाम क्या था? किंग ने पूछा। मालूम नहीं जनाब, मैंने तो शुरू से ही यही नाम सुना था, डॉक्टर राठौर ने जवाब देते हुए कहा और किंग एक तवील सांस लेकर रह गया। फिर हमें इजाज़त दीजिए, अब हमारी तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं रही, लेकिन वो हमें ले आने वाली जीप तो वापस चली गई होगी, किंग ने कहा। इतनी भी क्या चलती है? अब आज रात यहाँ रहें, कल आपकी वापसी का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। अब आप इतनी दूर से आ रहे हैं, थकावट तो उतारें, डॉक्टर राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, थक तो बहरहाल गए हैं,
اتنے طویل پہاڑی سفر نے جوڑ جوڑ ہلا دیے ہیں اور آپ کی بات سن کر تو تھکاوٹ مزید بڑھ گئی ہے، کنگ نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر راٹھور بے اختیار ہنس پڑا۔ میں آپ کے احساسات سمجھتا ہوں، بہرحال مجبوری ہے، ڈاکٹر راٹھور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی پر ہاتھ مارا تو دروازہ کھلا اور وہی آدمی اندر داخل ہوا جو شراب کے جام دے گیا تھا۔ کیپٹن دلیپ سنگھ کو بلاؤ، ڈاکٹر راٹھور نے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور دلیپ سنگھ اندر داخل ہوا۔ دلیپ سنگھ، مہمانوں کو آرام کرنے کے لیے ان کے کمروں تک پہنچا دو، یہ بے حد تھکے ہوئے ہیں اور اب ان کی مہمانداری بھی تمہارے ذمہ ہے، انہیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، ڈاکٹر راٹھور نے کہا۔ نہیں ہوگی جناب، آئیے جناب، دلیپ سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کنگ اور سٹارک دونوں اٹھے اور دلیپ سنگھ کے پیچھے چلتے ہوئے اس دفتر سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دلیپ سنگھ انہیں ایک راہداری سے گزر کر ایک بڑے کمرے میں لے آیا جہاں 2 آرام دہ بیڈ لگے ہوئے تھے، ساتھ ہی میز اور کرسیاں بھی تھی۔ ایک طرف 2 وارڈروب الماریاں بھی موجود تھی، ملک کا باتھ روم بھی تھا۔ آپ کچھ دیر آرام کر لیجئے جناب، میں 1 گھنٹے میں فارغ ہو جاؤں گا، پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں گا، میں بھی یہاں اکیلا پڑا بور ہوتا ہوں، دلیپ سنگھ نے کہا اور واپس مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کنگ اور سٹارک دونوں ڈھیلے قدموں چلتے ہوئے کرسیوں پر اس طرح ڈھیر ہو گئے جیسے واقعی انتہائی تھکے ہوں۔ یہ کیا ہو گیا باس، یہ تو ساری کہانی ہی الٹ گئی، یہ ڈاکٹر ایم وائی خان یقیناً ڈاکٹر یونس کا ہی نیا نام ہوگا، سٹارک نے کہا۔ ہاں، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ معاملات وہ نہیں جو ظاہر کیے جا رہے ہیں، پہلے بھی تو ڈاکٹر یونس کی فرضی موت کا ڈرامہ پاکیشیا میں کھیلا گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اب بھی یہی کھیل دوبارہ کھیلا گیا ہو، کنگ نے جواب دیا۔ لیکن باس، اگر یہ ڈرامہ ہوتا تو پھر لیبارٹری کی مشینری کیوں پیک کی جاتی؟ اس پیکنگ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی اس بار ایسا ہو گیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ پہلے یہ ڈرامہ پاکیشیا سے اسے غائب کرنے کے لیے کھیلا گیا، اب کس لیے ڈرامہ کیا گیا ہے، سٹارک نے کہا۔ ہو سکتا ہے پاکیشیائی ایجنٹوں کو اس بارے میں علم ہو گیا ہو، تم نے اس کے ملازم کو ہلاک کر دیا تھا، ہو سکتا ہے اس ملازم کی لاش ملنے پر اس لیبارٹری کی تفصیلی تلاشی لی گئی ہو اور کوئی ثبوت انہیں مل گیا ہو، کنگ نے کہا۔ اگر ایسا ہوتا بھی تو زیادہ سے زیادہ کافرستان ہی جائیں گے، یہاں اپ لینڈ میں ان کے آنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا، سٹارک نے جواب دیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس قدر محنت بھی کی، ان دونوں ماہرین کو ہلاک کر کے ان کے کاغذات میں ضروری تبدیلیاں بھی کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اب کیا کیا جائے، کیسے یہ بات کنفرم کی جائے، کنگ نے کہا۔ میرا خیال ہے باس، اس کیپٹن دلیپ سنگھ کو ٹٹولا جائے، ہو سکتا ہے کہ اصل بات سامنے آ جائے، سٹارک نے کہا۔ ہاں، یہ شکل و صورت تو خاصا لالچی سا آدمی لگتا ہے، چلو دیکھو، بہرحال کنفرمیشن تو کرنی ہی پڑے گی کہ اگر ڈاکٹر یونس واقعی ہی ہلاک ہو چکا ہے تو اس کا فارمولہ تو لازمی حکومت کے پاس ہوگا یا اس لیبارٹری میں موجود ہوگا، کنگ نے کہا۔ اگر فارمولہ یہاں موجود ہوتا باس تو پھر لیبارٹری میں نصب شدہ مشینری کیوں پیک کی جاتی؟ اس فارمولے پر دوسرے سائنسدان بھی تو کام کر سکتے ہیں، سٹارک نے کہا، لیکن فارمولہ تو حکومت کافرستان نے باقاعدہ خریدا ہوگا، اس کی لازماً کاپیاں کرائی ہوں گی اور پھر اس کے مطابق یہ مشینری منگوائی گئی ہوگی۔ اس کے بعد اگر وہ ڈاکٹر ہلاک بھی ہو جاتا ہے تب بھی یہ لیبارٹری تو آف نہیں ہو سکتی۔ نہیں سٹارک، یہاں واقعی کوئی پورے اسرار کھیل کھیلا جا رہا ہے، اب ضروری ہو گیا ہے کہ اس دلیپ سنگھ کو ٹٹولا جائے، کنگ نے کہا، اور سٹارک نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور دلیپ سنگھ اندر داخل ہوا، اب وہ لباس تبدیل کر چکا تھا۔ ارے آپ اس وقت سے کرسیوں میں بیٹھے ہیں، میں تو سمجھاتا کہ آپ سو گئے ہوں گے، دلیپ سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک طرف دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ریک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریک میں موجود شراب کی بوتل اٹھائی اور نچلے خانے میں سے 3 جام اٹھا کر وہ واپس مڑا اور ان کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر اس نے جام میز پر رکھے اور پھر بوتل کھول کر اس نے جام بھرنے شروع کر دیے۔ ہمیں تو بے حد افسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایکریمیا سے سفر کرتے ہوئے اس ویران علاقے میں آئے بھی صحیح اور یہاں سارا کام بھی ختم ہو گیا ہے، کنگ نے کہا تو دلیپ سنگھ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ واقعی، کہاں ایکریمیا کی رنگینیاں اور کہاں یہ ویران پہاڑی علاقہ، آپ تو واقعی انتہائی بور ہو رہے ہوں گے، دلیپ سنگھ نے شراب کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ کیا تم کبھی ایکریمیا گئے ہو؟ کنگ نے پوچھا۔ ہاں، میں 3 سال ولنگٹن میں رہا ہوں، میں وہاں سیکیورٹی کورس کے لیے گیا تھا، بس یوں سمجھیے کہ یہ 3 سال جیسے میری زندگی کے یادگار سال تھے، خوب دل بھر کر عیش کیا، دلیپ سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم خاصے دلچسپ آدمی ہو اور تمہاری گفتگو بھی ہمیں بے حد پسند آئی۔ جی دلیپ سنگھ، اگر تم چاہو تو تمہیں مستقل طور پر ایکریمیا ایڈجسٹ کرایا جا سکتا ہے، کنگ نے کہا تو دلیپ سنگھ بے اختیار چونک پڑا۔ وہ کیسے؟ میں تو کافرستان حکومت کا ملازم ہوں اور ملازمت بھی ملٹری کی ہے،
दिलीप सिंह ने कहा, सब कुछ हो सकता है, हमारे इदारे के हाथ बड़े लंबे हैं कि हम चाहे तो तुम्हें वहां से छुड़वा कर भी अपने इदारे में मुलाजिम रखवा सकते हैं, और तुम चाहो तो डेपुटेशन पर तुम्हें एक्रीमिया भिजवाया जा सकता है। अगर वहां मुस्तकिल मुलाजमत दी जाए तो तुम्हारे सही मानों में ऐश हो जाएगी। लाखों डॉलर मुआवजा फी हफ्ता भी मिलेगा, एक्रीमिया की शहरियत भी, और अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारी बीवी और बच्चों की शहरियत का भी इंतजाम हो जाएगा। किंग ने मुस्कुराते हुए कहा तो दिलीप सिंह भी आंखों में चमक उभर आई। शादी तो मैंने की ही नहीं, मैं इस वक्त की किस्म की पाबंदियों से भागता हूं, लेकिन क्या वाकई ही ऐसा मुमकिन भी है? दिलीप सिंह ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे किंग की बात पर यकीन ना आ रहा हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि एक्रीमिया से हम तुम्हारी इस कदर खुफिया लेबॉर्ट्री में ऐसे ही पहुंच गए हैं? किंग ने जवाब दिया तो दिलीप सिंह बेइख्तियार चौंक पड़ा। हाँ, वाकई ही इस लेबॉर्ट्री को तो वाकई ही इंतहाई खुफिया रखा गया था, लेकिन फिर भी ये खुफिया ना रह सकी। दिलीप सिंह ने कहा तो किंग और स्टार्क दोनों उसकी बात सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब, कैसे खुफिया ना रह सकी? किंग ने कहा, छोड़ें, ये सरकारी राज है, आप बताएं क्या वाकई आप मेरा मुस्तकबिल बंदोबस्त एक्रीमिया करा सकते हैं? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? दिलीप सिंह ने कहा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दिलीप सिंह, हमने तो इतनी देर में तुम्हें अपना समझकर इस कदर जबरदस्त ऑफर भी कर दी, लेकिन तुम हमें बहरहाल गैर समझते हो और शायद नाकाबिले एतबार भी। किंग ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अरे मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जनाब जिससे आपने ये गलत अंदाजा लगाया है? दिलीप सिंह ने हंसते हुए कहा, तुमने अभी खुद कहा है कि ये सरकारी राज है। क्या हम गैर सरकारी आदमी हैं? क्या हमें तुम्हारी मिलिट्री इंटेलिजेंस से हायर नहीं किया? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या तुम्हें हम पर एतमाद नहीं है? किंग ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा तो दिलीप सिंह बेइख्तियार हंस पड़ा। आप तो ख्वामखा नाराज हो गए, कोई ऐसी बात ही नहीं है। दिलीप सिंह ने कहा, ओके ठीक है, फिर हमारी तरफ से भी माजरत कबूल करो, हम भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। किंग ने जवाब दिया, हैरत है, आप तो वाकई ही नाराज हो गए। ये वाकई एक सरकारी राज है, और वो ये कि इस लेबॉर्ट्री के बारे में पाकिस्तानी एजेंटों का इल्म हो गया है, इसलिए ये लेबॉर्ट्री बंद की जा रही है। बस इतनी सी बात है, लीजिए, अब तो मैंने बता दी है ये बात, अब तो आपकी नाराजगी दूर हो जानी चाहिए। दिलीप सिंह ने हंसते हुए कहा, पाकिस्तानी एजेंट तो क्या हुकूमत काफरिस्तान पाकिस्तानी एजेंटों से इस कदर खौफजदा है कि उन्हें मालूम होने पर लेबॉर्ट्री ही बंद की जा रही है? किंग ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, चूंकि डॉक्टर यूनुस, मेरा मतलब डॉक्टर MY खान असल में पाकिस्तान के रहने वाले थे और उन्होंने अपना फार्मूला वहीं मुकम्मल किया था। हुकूमत काफरिस्तान ने इनका फार्मूला भी खरीद लिया और उन्हें यहाँ भी बुलवा लिया, लेकिन हुकूमत काफरिस्तान को मालूम था कि पाकिस्तानी एजेंट आसानी से डॉक्टर और उसके फार्मूले का पीछा ना छोड़ेंगे, इसलिए वहाँ पाकिस्तान में एक्सीडेंट जाहिर करके डॉक्टर की मौत का बाकायदा ड्रामा खेला गया, और उसके बाद मज़ीद तसल्ली के लिए लेबॉर्ट्री काफरिस्तान में बनाने की बजाय यहाँ हुकूमत अपलैंड से मिलकर खुफिया लेबॉर्ट्री बनाई गई। लेकिन फिर अचानक मालूम हुआ कि पाकिस्तानी एजेंटों ने डॉक्टर और इस लेबॉर्ट्री का खोज निकाल लिया है, इसलिए फैसला किया गया जब तक पाकिस्तानी एजेंट मुतमईन न हो जाए तब तक लेबॉर्ट्री ऑफ कर दी जाए, इसलिए अब लेबॉर्ट्री ऑफ की जा रही है। दिलीप सिंह ने इसको तफसील बताते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर राठौर तो कह रहे थे कि चूंकि डॉक्टर MY खान का एक्सीडेंट हो गया है इसलिए लेबॉर्ट्री ऑफ की जा रही है। किंग ने कहा, उन्हें तो असल बात का इल्म ही नहीं, असल बात का वज़ीर आज़म मिलिट्री इंटेलिजेंस के शोबा साइंस लेबॉर्ट्रीज के चीफ कर्नल नौशाद और मुझे इल्म है, और मुझे भी इसलिए इल्म है कि डॉक्टर खान ने अपनी और कर्नल नौशाद से होने वाली गुफ्तगू तफसीलन मुझे बता दी। फिर वज़ीर आज़म साहब की कॉल आई तो मैं इस वक्त डॉक्टर खान के पास मौजूद था, लेकिन मैंने ये भी राज किसी पर जाहिर नहीं किया। अब आप चूंकि नाराज हो गए और फिर आपने वापस अक्रीमिया चले जाना है, इसलिए मैंने आपको इस राज पर शामिल कर लिया है। दिलीप सिंह ने कहा, इसका मतलब है कि डॉक्टर खान की मौत का एक बार फिर ड्रामा खेला गया ताकि पाकिस्तानी एजेंटों को मुतमईन किया जा सके। बेचारा डॉक्टर खान कितनी बार मरेगा? किंग ने कहा तो दिलीप सिंह बेइख्तियार हंस पड़ा। हाँ, वाकई ही 2 बार तो मर चुका है, दिलीप सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया, लेकिन डॉक्टर खान को आखिर कहीं ना कहीं तो रखा किया जाएगा। पाकिस्तानी एजेंट वहां भी तो पहुंच सकते हैं, अगर उन्हें पहले ड्रामे का इल्म हो गया है तो दूसरे का भी हो सकता है। किंग ने कहा, मैंने तो डॉक्टर खान से कहा था कि वो काफरिस्तान की बजाय अक्रीमिया चला जाए और मुझे भी बतौर बॉडीगार्ड साथ ले जाए। उसने प्राइम मिनिस्टर से बात भी की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी बात टाल गए। इस तरह मेरा स्कोप भी खत्म हो गया। दिलीप सिंह ने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा स्कोप हमारे जिम्मा रहा। हम यहाँ से वापस जाते ही सबसे पहला काम यही करेंगे कि तुम्हें अक्रीमिया बुलवाएंगे, और ये हमारे लिए इंतहाई मामूली काम है, और मेरा वादा कि ऐसा होगा और बहुत जल्द होगा। किंग ने कहा तो दिलीप सिंह का चेहरा फरते हशरत से गुलाब के फूल की तरह खिल उठा।
आपकी इंतहाई मेहरबानी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे ज़ाती तौर पर एक्रीमिया बेहद पसंद है। इंसान को ऐश करने की जो आज़ादी वहाँ मिल सकती है वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिल सकती, और ज़िंदगी तो एक बार ही मिलती है, दिलीप सिंह ने कहा। और किंग और स्टार्स दोनों ही बेख्तियार हंस पड़े। क्या तुम्हें मालूम है कि अब डॉक्टर MY खान को कहाँ रखा गया है? चलने में खामोश रहने के बाद किंग ने कहा, ओ नहीं, ये इंतहाई आला सतही मामला है। वैसे कर्नल नौशाद को इस बारे में इल्म होगा और किसी को नहीं हो सकता, दिलीप सिंह ने जवाब दिया। कर्नल नौशाद काफरिस्तान में रहते हैं या अपलैंड में? किंग ने पूछा। काफरिस्तान में, दिलीप सिंह ने जवाब दिया। वो एक्रीमिया जाने के शौक में उन्हें सब कुछ इस तरह बताया चला जा रहा था जैसे उनके लिए बाकायदा मुखबरी करता रहा हो। कर्नल नौशाद रहता कहाँ है ताकि हम उससे बात करके तुम्हें एक्रीमिया भिजवा सकें? किंग ने कहा, अरे नहीं, इससे बात ना करना, वो मुझे एक्रीमिया कभी नहीं भिजवाएगा, वो बेहद सख्त आदमी है, दिलीप सिंह ने कहा। तो किंग ने इस बात में सर हिला दिया। अपनी फैमिली समेत सूरन मंदिर कॉलोनी में अपनी ज़ाती कोठी में रहता है। कोठी का नाम भी शांति वाला है। कर्नल नौशाद जती पुश्ती रईस आदमी है, नौकरी तो वो शौक की खातिर करता है, दिलीप सिंह ने कहा। और किंग ने इस बात में सर हिला दिया। अब उसके चेहरे पर इंतहाई गहरे एतमीनान के तासुरात नुमाया हो गए थे, क्योंकि जो कुछ वो मालूम करना चाहते थे वो उन्होंने पूरी तफसील के साथ दिलीप सिंह से मालूम कर लिया था। फिर थोड़ी देर बाद दिलीप सिंह उनसे एक बार फिर एक्रीमिया ले जाने का वादा लेकर चला गया। इस कदर अहमक आदमी भी सिक्योरिटी इंचार्ज हो सकता है। दिलीप सिंह के जाने के बाद स्टार्क ने हैरत भरे लहजे में कहा तो किंग बेइख्तियार हंस पड़ा। वो एक्रीमिया जाकर ऐश करने के चक्कर में पागल हो रहा था, वरना वो खासा होशियार और सहीन आदमी है। दूसरी बात ये कि उसके जहन के किसी गोशे में भी तसव्वुर नहीं है कि हम वो नहीं हैं जिन्हें हुकूमत काफरिस्तान ने खसूसी तौर पर यहाँ जहरीली गैसों के अखराज के लिए एक्रीमिया से तलब किया था। इस लिहाज से वो हमें अपना ही आदमी समझ रहा है, किंग ने जवाब दिया। वैसे बॉस, हमें जिस कदर जल्द हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि असल आदमियों की लाशें अगर दस्तयाब हो गई तो सारा मामला खुल भी सकता है, स्टार्क ने कहा। फिक्र मत करो, मैंने उनके चेहरे और दूसरे शनाख्ती निशानात इस हद तक मसक कर दिए थे कि उनकी शनाख्त हो ही नहीं सकती, किंग ने जवाब दिया। और स्टार्क ने इस बात में सर हिला दिया। वैसे बॉस, ये हमारी खुशकिस्मती थी कि दोनों माहिरीन खुद ही होटल में हमसे आ टकराए और हमें मालूम हो गया कि उन्हें लेबॉर्ट्री में जाने के लिए खसूसी परमिट मिल चुके हैं और वो फौज के कैप्टन के साथ वहाँ जाएंगे, वरना इस लेबॉर्ट्री तक पहुँचना तो हमारे लिए मसला बन जाता, स्टार्क ने कहा। कुदरत बाज़ुकात अजीब अंदाज में मदद करती है। बहरहाल यहाँ आना बेहद मुफीद साबित हुआ, वरना हमें किसी सूरत में ये मालूम ना हो सकता कि डॉक्टर यूनुस कहाँ हैं। अब कर्नल नौशाद के जरिए आसानी से इसका सुराग लगाया जा सकता है, किंग ने जवाब दिया। बॉस, वो पाकिस्तानी एजेंट कौन होंगे जिनसे खौफजुदा होकर ये लोग इस हद तक इंतहाई इकदाम करने पर तुल गए हैं, स्टार्क ने कहा। वही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस जिसे डार्क लाइट का ऑस्कर खौफजदा था, लेकिन हमारे मुकाबले में उनकी क्या हैसियत है। तुमने देखा कि जो कामयाबियां हमने हासिल कर ली हैं वो शायद इसका तस्वुर भी ना कर सकते हो, किंग ने बड़े फाखराना लहजे में कहा। और स्टार्क ने इस बात में सर हिला दिया। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।